गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 13 में अपन ने इकोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है पारितंत्र या इकोसिस्टम वो स्टार्ट कर दिया था। और बच्चों उसमें पारितंत्र के जैविक घटकों में अपन पढ़ रहे थे गुरु उपभोक्ता। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? गुरु उपभोक्ताओं के प्रकार। और इन गुरु उपभोक्ताओं के प्रकारों में भी नंबर 1 प्राथमिक उपभोक्ता, नंबर 2 द्वितीयक उपभोक्ता। क्लियर? यहां तक का अध्ययन बच्चों अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वीडियो लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 3 शीर्ष उपभोक्ता या टॉप कंज्यूमर्स। क्लियर? इससे पहले की कहानी अपन पढ़ चुके हैं। अब देखो बच्चों, शीर्ष उपभोक्ता अपन कहेंगे किसे? खाद्य श्रृंखला में सर्वोच्च पद होता है उनका। तो शीर्ष उपभोक्ता किनको कहा जाएगा? वे जीव जो प्रकृति में दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं, परंतु इन जीवों को कोई अन्य जीव मारकर नहीं खाता है, परंतु इन जीवों को कोई अन्य जीव मारकर नहीं खाता है। ऐसे जो जीव होंगे वो क्या कहलाएंगे बच्चों? शीर्ष उपभोक्ता। दूसरे जीवों का भक्षण करते हैं परंतु इनका भक्षण कोई दूसरा नहीं करता, ऐसों को कहेंगे शीर्ष उपभोक्ता। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन देखें बच्चों, शेर, बाज, मनुष्य, मोर, ये सब बच्चों किस कैटेगरी में आते हैं? शीर्षस्थ उपभोक्ता की कैटेगरी में आते हैं। अब यहां पर एक चीज समझना जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानव, मोर, कौवा, तिलचट्टा या कॉकरोच, ये सब बच्चों क्या होते हैं? सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी, ठीक है। उत्पादकों के अलावा खाद्य श्रृंखला के किसी भी पोषण स्तर से संबंधित हो सकते हैं। तो मानव, मोर, कौवा, तिलचट्टा, इन सबको अपन क्या कहेंगे बच्चों? सर्वाहारी। तो इस तरीके से कहानी कंप्लीट होती है गुरु उपभोक्ताओं के प्रकारों की। अब अपन पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट। सबसे पहले मैंने आपको उत्पादक बता दिए पिछले लेक्चर में। उत्पादक के बाद में अपन ने उपभोक्ता स्टार्ट किए। उपभोक्ता 2 प्रकार के, गुरु उपभोक्ता, लघु उपभोक्ता। तो अब तक अपन गुरु उपभोक्ता के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों माइक्रो कंज्यूमर्स, लघु उपभोक्ता या अपघटक या डीकंपोजर्स। ठीक है, माइक्रो कंज्यूमर्स, लघु उपभोक्ता, अपघटक या डीकंपोजर्स। तो बच्चों देखो ये क्या होते हैं? वे जीव जो मृत पादपों व जंतुओं का अपघटन करते हैं। वे जीव जो मृत पादपों व जंतुओं का अपघटन करते हैं
अपघटन के पश्चात खनिजों को मृदा में पहुंचाते हैं। अपघटन के पश्चात खनिजों को मृदा में पहुंचाते हैं। इन सबको बच्चों अपन लघु उपभोक्ता या फिर अपघटक या फिर परासरण जीवी या फिर अपमार्जक, ये सब नाम भी दे सकते हैं। अब देखो बच्चों, अपघटन के पश्चात खनिजों को कहां पर लौटा रहे हैं? मृदा में लौटा रहे हैं। इसका मतलब खनिजों का सबसे प्रमुख स्रोत, खनिजों का जो सबसे प्रमुख स्रोत होता है, वो सबसे खनिज प्रमुख स्रोत क्या होता है? मृदा होता है। क्यों? मिट्टी में खनिजों को, जो कि बंद थे, अब ऐसा मान लो ये खनिज किस में बंद थे? पादपों और जंतुओं के शरीरों में बंद थे, और इनके शरीरों से खनिजों को बाहर निकालकर मिट्टी में पहुंचाना, ये काम बच्चों किसने किया? अपघटकों ने किया। और खनिजों का सबसे जो प्रमुख स्रोत है, प्रचुर स्रोत है, वो क्या माना जाएगा? मृदा माना जाएगा। अब ध्यान देंगे, अपघटक मृत कार्बनिक पदार्थों पर एंजाइम स्त्रावित करते हैं। अपघटक मृत कार्बनिक पदार्थों पर क्या स्त्रावित करते हैं? एंजाइम स्त्रावित करते हैं। और इन स्त्रावित किए गए एंजाइमों से कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है? पाचन होता है। कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है? पाचन होता है शरीर के बाहर। मतलब इनके अंदर क्या पाया जाए? बाह्य पाचन। ठीक है। और फिर बच्चों, उस कार्बनिक पदार्थों का पाचन होने के बाद ये पचित भोजन का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। पाचन होने के बाद पचित भोजन का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। इसलिए इनको परासरण जीवी या ओस्मोट्रोप, परासरण की क्रिया से ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको परासरण जीवी या ओस्मोट्रोप भी कहा जाता है। अगर बात की जाए मुख्य अपघटकों की, स्थलीय और जलीय पारितंत्र में जो मुख्य अपघटक होते हैं, वो मुख्य अपघटक होते हैं बच्चों जीवाणु, बैक्टीरिया और फंजाई, कवक। तो जीवाणु और कवक जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के जलीय और स्थलीय पारितंत्रों के मुख्य अपघटक होते हैं। क्लियर? अब देखो बच्चों, एक कंसेप्ट वाली बात और समझना आप। कॉन्सेप्ट है गिद्ध। गिद्ध जो है वो गिद्ध बच्चों किस कैटेगरी में आता है? अपमार्जक की कैटेगरी में आता है। मतलब मृत जीव जंतुओं को खाता है। मृत जीव जंतुओं को खाता है। शरीर में कार्बनिक पदार्थों को पचाकर अकार्बनिक पदार्थ मल के रूप में मृदा में त्यागता है। ठीक है। तो एक प्रकार से बच्चों ये प्रकृति के ऐसे मान लो सफाई कर्मचारी हो गए ये अपमार्जक। देखो, दो स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, अच्छी तरह से ध्यान देना। सभी परभक्षी मांसाहारी होते हैं और सभी मांसाहारी परभक्षी होते हैं।
एक स्टेटमेंट क्या है, सभी परभक्षी मांसाहारी होते, परभक्षी दूसरे जीव को पकड़कर मारकर खाने वाले, तो सभी परभक्षी मांसाहारी होते हैं, ये बात सही है। लेकिन सभी मांसाहारी परभक्षी हों बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। भाई जैसे गिद्ध है तो मृत जीव जंतुओं के शरीर को खा रहा है, इसका मतलब मांस तो खा रहा है, लेकिन उनको पकड़कर उनका शिकार करके मारकर थोड़ी खा रहा है, ये तो मरे हुए को खा रहा है। तो सभी मांसाहारी परभक्षी नहीं होते, लेकिन सभी परभक्षी मांसाहारी होते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से बच्चों कहानी कंप्लीट होती है पारितंत्र की संरचना की, कि जो पारितंत्र होता है वो दो प्रकार के घटकों का बना होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटकों की बात अपन ने चैप्टर नंबर 13 में कर ली थी, जो कि तापमान, जल, प्रकाश व मृदा है। और जैविक जो घटक हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उनकी बात अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों पारितंत्र के कार्य, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। देखो बच्चों, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र के कार्य। देखो बच्चों, 4 फंक्शन अपनी बुक में दिए हुए हैं पारितंत्र के। नंबर 1 उत्पादकता, नंबर 2 अपघटन, नंबर 3 ऊर्जा का प्रवाह और नंबर 4 पोषण चक्र। ठीक है? जब बच्चों पारितंत्र के विभिन्न घटक मिलकर इकाई के रूप में जब काम करते हैं तब अपने को ये सब चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है? तो 4 काम बता सकते हैं, उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा का प्रवाह और पोषकों का चक्र। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं नंबर 1 प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता। प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता। अब देखो बच्चों, ध्यान से समझना, कोई भी पारितंत्र क्या बना रहे? क्रियाशील। कोई भी पारितंत्र क्रियाशील बना रहे, कोई भी पारितंत्र स्थायी बना रहे, इसके लिए लगातार सौर ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता होती है। लगातार सोलर एनर्जी के इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने पीछे भी आपको बताया था बच्चों, अपने पृथ्वी पर पारितंत्रों के लिए जो ऊर्जा का अल्टीमेट सोर्स है, एकमात्र स्रोत है, वो बच्चों सूर्य का प्रकाश है। और उस सूर्य की प्रकाश रूपी ऊर्जा को पारितंत्र में प्रवेशित करवाना, ये जिम्मेदारी बच्चों किसकी होती है? उत्पादकों की होती है। अब अपन जानते हैं उत्पादक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवेश कब करवाएंगे? आपने पढ़ रखा है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, बदल दिया, अब फर्स्ट लॉ लग गया। अब वो एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफर होएगी, उत्पादकों से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक। तो बच्चों कुछ ऊर्जा की हानि होती है, कुछ ऊर्जा की क्या होती है? हानि होती है। और लगातार स्थानांतरण के बाद एक लेवल ऐसा आता है कि आगे स्थानांतरित होने के लिए ऊर्जा शेष बचती ही नहीं है, तो फिर वापस
एनर्जी का क्या करवाना पड़ेगा, इनपुट करवाना पड़ेगा। इसीलिए तो लिखा है कि कोई भी पारितंत्र फंक्शनल बना रहे, वो स्टेबल रहे, उसके लिए लगातार सौर ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता होती है। अब अपन देखते हैं प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता, इसकी परिभाषा कि उत्पादकता होती क्या है। देखो बच्चों, जैव भार या जैव मात्रा के उत्पादन की दर, जैव भार या जैव मात्रा के उत्पादन की जो दर होती है, उस उत्पादन की दर को अपन क्या कहते हैं बच्चों, उत्पादकता कहते हैं। क्लियर, ध्यान देंगे। उत्पादकता जो है, उस उत्पादकता को भार के रूप में या फिर ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि साहब जैव भार जो निर्मित हो रहा है, जिस भी दर से निर्मित हो रहा है, उस जैव भार को या निर्मित होने की दर को भार के पैमाने के रूप में या फिर ऊर्जा के पैमाने के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये तो भार के पैमाने के रूप में हो गई, और ये बच्चों एनर्जी के पैमाने के रूप में। क्लियर, तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, कौन से टाइप की प्रोडक्टिविटी है, इसकी अपन बिल्कुल भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो पादपों के द्वारा बनाई जा रही है, जंतुओं के द्वारा, इससे कोई मतलब नहीं है। बस क्या है, आपसे पूछा जाए उत्पादकता क्या होती है, तो आपका आंसर यही होगा, जैव भार या जैव मात्रा के जो उत्पादन की दर होती है, उस दर को ही उत्पादकता कहते हैं। और इस उत्पादकता को भार के रूप में ये इकाई हो जाएगी, ऊर्जा के रूप में ये इकाई हो जाएगी, व्यक्त किया जा सकता है। अब भार और ऊर्जा की मात्रा के आधार पर, इनके आधार पर, भाई कितना भार कितने क्षेत्र में कितने समय में उत्पन्न हुआ, ऊर्जा की कितनी मात्रा कितने क्षेत्र में कितने समय में उत्पन्न हुई, तो इनके आधार पर भिन्न भिन्न पारितंत्रों की उत्पादकता की तुलना भी की जा सकती है। जब भार का और ऊर्जा का पैमाना अपने को मिल जाता है, तो उस पैमाने के आधार पर अलग अलग पारितंत्रों की उत्पादकता की तुलना भी आसानी से की जा सकती है। अब ध्यान देंगे बच्चों, समझना, जो उत्पादकता है वो उत्पादकता बच्चों दो प्रकार की, ध्यान से समझेंगे। एक तो है प्राथमिक उत्पादकता और दूसरी है बच्चों द्वितीयक उत्पादकता। एक प्राथमिक उत्पादकता, एक द्वितीयक उत्पादकता। अब बच्चों उत्पादकता क्या है, जैव भार या जैव मात्रा के उत्पादन की दर। प्राथमिक और द्वितीयक से मतलब अपने को क्या लगाना है, तो ध्यान दोगे, उत्पादकों या स्वपोषियों के स्तर पर जैव भार या जैव मात्रा उत्पादन की दर। उत्पादकों या स्वपोषियों के स्तर पर जैव भार या जैव मात्रा के उत्पादन की दर क्या है, प्राथमिक उत्पादकता। द्वितीयक उत्पादकता की बात करेंगे, उपभोक्ता या विषमपोषियों के स्तर पर जैव भार या जैव मात्रा उत्पादन की दर। विषमपोषियों के स्तर पर जैव भार या जैव मात्रा उत्पादन की दर क्या कहलाएगी बच्चों, द्वितीयक उत्पादकता। अब देखो प्राथमिक उत्पादकता, इस हेतु प्रत्यक्ष रूप से सोलर एनर्जी आवश्यक होती है। इस हेतु
प्रत्यक्ष रूप से सोलर एनर्जी आवश्यक होती है। इस हेतु अप्रत्यक्ष रूप से सोलर एनर्जी आवश्यक होती है। अप्रत्यक्ष रूप से सोलर एनर्जी आवश्यक होती है। क्लियर? तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस हो जाएगा प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादकता में। अब बच्चों जो प्राथमिक उत्पादकता होती है वो प्राथमिक उत्पादकता भी दो प्रकार की होती है। एक तो है सकल या कुल भी अपन इसको कह सकते हैं, सकल या कुल प्राथमिक उत्पादकता, और एक होती है बच्चों नेट या शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। एक सकल प्राथमिक उत्पादकता और एक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, अब इन सब की अपन डेफिनेशन देख लेते हैं, अलग अलग का थोड़े से विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले अपन देखते हैं प्राथमिक उत्पादन। अच्छी तरह से ध्यान देना बच्चों, प्राइमरी प्रोडक्शन। आपको उत्पादकता को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। उत्पादकता क्या है? जैव भार या जैव मात्रा के उत्पन्न होने की दर है, जिस रेट से वो उत्पन्न हो रहा है। उत्पादकों के द्वारा हो रहा है तो प्राथमिक उत्पादकता, और उपभोक्ताओं के द्वारा हो रहा है तो द्वितीयक उपभोक्ता। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पर अपन बात कर रहे हैं प्राथमिक उत्पादन की, कितनी मात्रा निर्मित हुई है। तो ध्यान देंगे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में इकाई क्षेत्रफल में निर्मित कार्बनिक पदार्थों की कुल मात्रा। तो हरे पादपों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कार्बनिक पदार्थों की कुल मात्रा कितनी निर्मित हुई है, इसको कहेंगे बच्चों प्राथमिक उत्पादन। और इस प्राथमिक उत्पादन को भी भार या ऊर्जा के पैमाने के रूप में व्यक्त किया जाएगा। समझ गए? पीछे उत्पादकता की बात अपन ने जब की थी, भार, क्षेत्र और समय, ऊर्जा, क्षेत्र और समय, यहां पर इनकी बात नहीं। समय को जैसे अपन मान लो हटा देते हैं तो वो उत्पादन रह जाएगा। तो प्राथमिक उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि के इकाई क्षेत्रफल में निर्मित कार्बनिक पदार्थों की कुल मात्रा, निर्माण की दर उत्पादकता, कुल मात्रा उत्पादन, इसको भी भार या ऊर्जा के पैमाने के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब देखो बच्चों, पीछे जो अपन ने पढ़ी थी प्राथमिक उत्पादकता, ये प्राथमिक उत्पादकता जो है, ये प्राथमिक उत्पादकता दो प्रकार की है। इसको अब अच्छी तरह से समझेंगे, ध्यान दो। एक तो है सकल
या कुल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और एक है बच्चों शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको तो शॉर्ट में कह देंगे बच्चों जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको शॉर्ट में कह देंगे बच्चों एनपीपी। क्लियर? अब जीपीपी की अगर अपन बात करते हैं तो ध्यान दो, प्राथमिक उत्पादकों के द्वारा, प्राथमिक उत्पादकों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों के कुल उत्पादन की दर जीपीपी कहलाती है। अब प्राथमिक उत्पादक कौन है? वही हरे पादप। तो हरे पादपों के द्वारा, कार्बनिक पदार्थ क्या है? जैव भार। तो कुल जैव भार उत्पादन की जो दर है वो दर ही क्या कहलाएगी बच्चों? जीपीपी कहलाएगी। ठीक है? और जीपीपी की एक महत्वपूर्ण मात्रा, जीपीपी की एक महत्वपूर्ण मात्रा पादपों द्वारा श्वसन क्रिया में उपयोग ले ली जाती है। पादपों द्वारा श्वसन क्रिया में उपयोग ले ली जाती है जीपीपी की मात्रा। अब पादपों द्वारा मान लो जीपीपी निर्मित की गई, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसकी एक महत्वपूर्ण मात्रा श्वसन क्रिया में काम आ जाएगी। तो श्वसन क्रिया में काम आने के बाद, श्वसन क्रिया की क्षति होने के बाद जितनी मात्रा बचेगी वो ही क्या होगी बच्चों? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता होगी। देखो, प्राथमिक उत्पादकों की श्वसन क्रिया के पश्चात, प्राथमिक उत्पादकों की श्वसन क्रिया के पश्चात बचे हुए जैव भार की दर एनपीपी कहलाती है। एनपीपी कहलाती है। मतलब जीपीपी माइनस रेस्पाइरेशन लॉस, जीपीपी माइनस रेस्पाइरेशन लॉस बराबर एनपीपी। तो पादपों ने अपने स्तर पर जिस भी दर से कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न किए थे उसमें से अगर रेस्पाइरेशन के लॉस को हटा दिया जाए तो बचने वाले जैव भार की जो दर होगी वो क्या कहलाएगी बच्चों? एनपीपी। मतलब जो परभक्षी होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, चाहे वो प्राथमिक हो द्वितीय को, उनके लिए क्या अवेलेबल होती है? एनपीपी अवेलेबल होती है, ना कि जीपीपी। तो अपन क्या कह सकते हैं? परभक्षियों की खपत हेतु एनपीपी उपलब्ध होती है। परभक्षियों की खपत के लिए बच्चों क्या उपलब्ध होती है? एनपीपी उपलब्ध होती है। ठीक है? अब अगर द्वितीयक उत्पादकता की बात करेंगे तो द्वितीयक उत्पादकता के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता ही दिया कि जो उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ताओं के द्वारा जैव भार या जैव मात्रा के उत्पादन की या कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की जो दर होती है वो क्या कहलाती है? द्वितीयक उपभोक्ता कहलाती है। अब बच्चों ये जो प्राथमिक उत्पादकता है, इस प्राथमिक उत्पादकता की निर्भरता किन किन चीजों पर है?
या ये प्राथमिक उत्पादकता किन किन पर निर्भर करती है, उसकी बात अपन और करते हैं। देखो, प्राथमिक उत्पादकता की निर्भरता कि साहब जो ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, क्षेत्र विशेष की पादप प्रजातियों पर, क्षेत्र विशेष की पादप प्रजातियों पर। नंबर 2, पर्यावरणीय कारकों पर। नंबर 2, पर्यावरणीय कारकों पर। नंबर 3, पोषकों की उपलब्धता कि साहब पोषक पदार्थ प्रॉपर उपलब्ध है कि नहीं है। और नंबर 4, पादपों की प्रकाश संश्लेषी दक्षता पर, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी पर। तो ये 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पर बच्चों प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करेगी कि साहब जो क्षेत्र विशेष है उसमें पादप प्रजातियां कौन कौन सी है, उस क्षेत्र विशेष के एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे हैं, उस क्षेत्र विशेष में न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है, और उस क्षेत्र विशेष के पादपों की प्रकाश संश्लेषी दक्षता या क्षमता कैसी है। इन बातों पर प्राथमिक उत्पादकता निर्भर करती है। अब इसका जैसे मान लो अलग अलग पारितंत्रों की उत्पादकता अलग अलग होगी, इन सब चीजों पर निर्भर करेगी। कैसे पता चले, तो देखो ध्यान देना, संपूर्ण जीव मंडल की वार्षिक प्राथमिक उत्पादकता, ध्यान से समझना, संपूर्ण जीव मंडल, पूरा का पूरा बायोस्फीयर आ गया, संपूर्ण जीव मंडल की वार्षिक प्राथमिक उत्पादकता किस रूप में, शुष्क भार के रूप में आकलित की गई है लगभग 170 बिलियन टन। समझ में आ रही बात? ड्राई वेट के रूप में, शुष्क भार के रूप में संपूर्ण जीव मंडल की जो प्राथमिक उत्पादकता है, वो प्राथमिक उत्पादकता बच्चों कितनी आकलित की गई है? 170 बिलियन टन आकलित की गई है। अब अगर अपन ध्यान रखें, संपूर्ण जीव मंडल या संपूर्ण पृथ्वी की अपन बात करें तो 70% क्षेत्र ऐसे मान लो जल से ढका हुआ है, लगभग 70% क्षेत्र तो जल से ढका हुआ है, और 30% भाग क्या है? स्थलीय है। ऐसा मान लो 70% भाग पर तो पानी है और 30% भाग स्थल है। अब अगर इस 70% भाग का अपन देखें शुष्क भार के रूप में इसका हिस्सा, तो वो है लगभग 55 बिलियन टन, और स्थलीय भाग कितना बचा? 30%। इसकी अगर उत्पादकता देखें तो वो है लगभग 115 बिलियन टन। अब इन सब चीजों पर ध्यान दो, बताओ, जलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र हैं, पादप प्रजातियां अलग अलग होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। पर्यावरणीय कारक अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। पोषकों की उपलब्धता भी अलग अलग होगी और पादपों की प्रकाश संश्लेषी दक्षता भी अलग अलग। तभी तो देखो
इतना बड़ा क्षेत्र पूरे संपूर्ण जीवमंडल का या 100% भूभाग का, ऐसे मान लो 70% भाग जिस पर जल है, लेकिन उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा देखें शुष्क भार के रूप में तो 55 बिलियन टन ही है। लेकिन ये कितना भाग है? 30%। इसके आधे से भी कम है, लेकिन मात्रा जो है वो इसके दुगने से भी ज्यादा है। तो बच्चों, स्थलीय पारितंत्रों की अगर अपन बात करें तो वहां की उत्पादकता ज्यादा होती है, और अगर जलीय पारितंत्रों की अपन बात करें तो वहां की उत्पादकता कम होती है। ये सब चीजें बताओगे जिन पर प्राथमिक उत्पादकता निर्भर करती है। अब बच्चों, समुद्रों में, महासागरों में जो ये कम उत्पादकता है, इसका मुख्य कारक क्या है? तो ध्यान देंगे, समुद्रों, महासागरों में उत्पादकता को सीमित करने वाला प्रमुख सीमाकारी कारक प्रकाश है। ध्यान देंगे बच्चों, जो प्रमुख सीमाकारी कारक है वो क्या है? प्रकाश है। क्यों? जैसे जैसे जल की गहराई में जाते हैं, जैसे जैसे जल की गहराई में जाते हैं, प्रकाश की तीव्रता में क्या आती है? कमी आती है। ठीक है। स्थलीय पारितंत्रों की तुलना में प्रकाश कम उपलब्ध हो पाता है। स्थलीय पारितंत्रों की तुलना में अगर देखें तो प्रकाश कम उपलब्ध होता है, और साथ साथ जल की गहराई में जैसे जैसे जाते जाते हैं, पोषक पदार्थों की मात्रा भी कम होती जाती है। जैसे जैसे गहराई में बढ़ते हैं, पोषक पदार्थों की मात्रा भी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। अगर समुद्री पारितंत्र की अपन बात करें, समुद्री पारितंत्र की अगर अपन बात करते हैं तो प्रमुख सीमाकारी कारक जो पोषकों में जो प्रमुख सीमाकारी कारक है, वो प्रमुख सीमाकारी कारक है बच्चों नाइट्रोजन। क्लियर? सारी कहानी को अच्छी तरह से वापस समझ लो। प्राथमिक द्वितीयक उत्पादकता क्या होती है वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। प्राथमिक उत्पादन क्या होता है वो समझा दिया। प्राथमिक उत्पादकता दो प्रकार की, एक सकल और एक शुद्ध, दोनों में क्या अंतर है? उत्पादकों के स्तर पर कौन कौन सी होती है, परभक्षियों के खपत के लिए कौन सी उपलब्ध होती है, वो सब अपन ने समझ लिया। प्राथमिक उत्पादकता जो होती है उसकी निर्भरता इन सब बातों पर होती है। ठीक है। अब इनको जब अपन ध्यान में रखते हैं तो बच्चों स्थलीय और जलीय पारितंत्रों में इन चीजों में क्या होता है? अंतर होता है। तभी तो ये डाटा निकलकर सामने आया कि साहब संपूर्ण जीवमंडल की वार्षिक प्राथमिक उत्पादकता देखें शुष्क भार के रूप में तो वो आ रही है 170 बिलियन टन। संपूर्ण जैवमंडल के 70% भाग पर जल है, इसके बावजूद भी उत्पादकता 55 बिलियन टन। तो 70% भाग की उत्पादकता तो 55 बिलियन टन और 30% भाग की उत्पादकता 115 बिलियन टन। ऐसा क्यों हुआ? स्थलीय भाग की उत्पादकता ज्यादा, जलीय भाग की उत्पादकता कम। ये सब चीजें देख लो। अब जलीय भागों में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? तो ये सारे के सारे कारण हो जाएंगे। समुद्रों महासागरों में उत्पादकता को सीमित करने वाला प्रमुख सीमाकारी कारक कौन है? प्रकाश। जल की गहराई में जाते हैं, तीव्रता में कमी आती है। पोषकों की उपलब्धता भी उत्पादकता को प्रभावित करती है। और अगर समुद्री पारितंत्र का प्रमुख सीमाकारी कारक पूछ लिया जाए पोषकों के रूप में, पोषक पदार्थों के रूप में, तो वो बच्चों क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से पारितंत्रों की क्रियाशीलता का
फंक्शनिंग का जो सबसे पहला बिंदु है उत्पादकता, वो बच्चों कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा कार्य जो कि है अपघटन या डिकम्पोजिशन। धन्यवाद।